लोग इस चैप्टर को नाम देते हैं कई सारे, इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, हम इसको सॉलिड्स बोल देते हैं, कुछ लोग इसको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स भी बोलते हैं। ये अलग अलग नाम है, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान ये रखनी है, क्योंकि ये मैकेनिक्स ऑफ मोशन नहीं है, ये मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स है। मोशन का मतलब मूवमेंट होगी, यहां इस पूरे सेक्शन में कहीं मोशन नहीं होती। तो यहां का रूल, सबसे बड़ा रूल है कि मोशन नहीं अलाउड होगी बॉडी में, मोशन नहीं होगी बॉडी में, होनी भी नहीं चाहिए। तो आप ऐसा कुछ इमेजिन भी मत करना कि मोशन हो रहा होगा, क्यों ना इमेजिन करें सर। लेट्स सी कि अगर आप एक रॉड बना रहे हो, ये रॉड आपने बनाई, पहले मैं कुछ फंडामेंटल्स बातें करूंगा, तब मैं इसको लेके आगे बढ़ूंगा। मैं यहां पर अगर फोर्स लगा रहा हूं और ये बॉडी यहां पर फिक्स है, तो ये मूव थोड़ी होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा होगा हमें ये देखना है, ये है मटेरियल्स का काम। अब ऐसे सोचो कि जैसे हम लोग हैं, तो मुझे भी अगर कोई, मैं कहीं जा रहा हूं, मुझे जाने से रोके, तो मैं रिएक्ट करूंगा कि क्या बात है भाई, क्यों नहीं जाना है। तो रिएक्शन आएगा, सबसे पहले रिएक्टिव फोर्सेस होते हैं, और रिएक्शन फोर्सेस के बाद, यानी कि अगर इस बॉडी को, ये चुपचाप यहां पर थी, ये फोर्स बाहर से आया, ये कौन है, हम लोग हैं, एक्सटर्नल फोर्स, ये फोर्स बाहर से आया, ये इस पे अप्लाई हो रहा है, तो यहां पर जो एक लेयर होगी, लेयर मतलब ऐसी सोचो ककम्बर जैसी, ककम्बर एक स्लाइस, तो मैं वो स्लाइस बाहर निकाल ले रहा हूं। वो स्लाइस के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको क्या फील हुआ, यार बाहर की तरफ कोई ना हमें खींचना चाह रहा है, तो वो उतना ही फोर्स किधर लगा देंगे, अंदर की तरफ लगा देंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो वो जो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा ना, वो पूरे के पूरे एरिया पर लगेगा, ये सिर्फ पेरीमीटर पे नहीं लग रहा, एरिया पर लग रहा है पूरे के पूरे। और इसको मैं अगर कंबाइन करूं ना, इसको मैं कंबाइन करूं, तो मैं इसको एक ऐसे फोर्स से दिखा सकता हूं। इस फोर्स का नाम क्या है, क्या मैं इसे बोल दूं कि ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, जो कि इसके रिएक्शन में आया था, क्योंकि बॉडी मूव नहीं करना चाह रही। तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इज द परफेक्ट वर्ड, नॉट द फोर्स ओनली। पर यूनिट दिस एरिया, this is termed as stress, this is termed as stress, internal resisting force per unit area, this is termed as stress। सिंबल बहुत है भाई, सिंबल मैं यूज करूंगा यहां पे सिग्मा। अब बॉडी की शेप कब चेंज होनी शुरू होगी, सपोज ये एक्सटर्नल फोर्स जो है, इन एनी केस अगर ये एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो जाए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स से, तो बॉडी में स्ट्रेन आने शुरू हो जाएंगे, यानी चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब ये चेंज कैसा है और कैसे कैसे होगा, उसकी पूरी की पूरी थ्योरी हम पढ़ेंगे स्ट्रेस
स्ट्रेन डायग्राम में कि एक्चुअली में होता कैसे है। ठीक है, मैं यहां पे इक्वलिटी लगा दे रहा हूं। हम मिनिमम पर काम करेंगे, यानी हम इक्वलिटी पे काम करेंगे। ठीक है, मिनिमम पर। नाउ अब एक बार मैं थोड़ा सा ये सब भी बता दे रहा हूं, क्योंकि वरना तो ये बहुत चैप्टर का बहुत तेजी से एक तरह का फ्लो चार्ट बन जाएगा। वो नहीं बनाना है हमें, इसे हमें वो नहीं बनाना है। ये सोचो कि यहां पर मॉलिक्यूल्स है, सॉरी एटम्स है। ठीक है, ये एटम्स है, और ये जो बीच में रॉड है ना, ये इसको ऐसे बनाना, स्ट्रेट ना बनाकर ऐसे बनाना। यानी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि हर एक एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत ही इलास्टिक है। इलास्टिक बॉन्ड है। इसी सिर्फ इसी चीज की वजह से मटेरियल यानी सॉलिड के अंदर इलास्टिसिटी आती है। इसी वजह से बॉडी फोर्स लगाने के बाद भी अपनी पोजीशन को रीगेन करती है, और पोजीशन को रीगेन करने वाली प्रॉपर्टी का नाम ही तो इलास्टिसिटी है। पोजीशन को रीगेन ना करने वाली प्रॉपर्टी का नाम प्लास्टिसिटी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं एकदम इसके नीचे थोड़ा थ्योरी का स्पेस छोड़ के ना बेटा, और एकदम फ्रेश पेज खोल लो। बना रहे हो क्या इसको? तो एकदम फ्रेश पेज खोलो, और उस फ्रेश पेज को लैंडस्केप व्यू में रखना। सबसे पहले, ये तो चैप्टर का नाम ही चल रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे कितने तरह के स्ट्रेस होते हैं। ये सिंबल स्ट्रेस का है, ठीक है। तो कितने तरह के स्ट्रेस में सबसे पहले हमने देखा, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस। फिगर देखते जाएंगे साथ साथ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम कुछ बना रहे हैं और हमें पहले से पता है या मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा। इससे क्या याद रहने में बहुत आसान रहता है। नॉर्मल स्ट्रेस। फिर एक होता है हमारे पास शीयर स्ट्रेस। शीयर स्ट्रेस, ये सिंबल ही स्ट्रेस का है। और फिर एक होता है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। मैं इसको सिग्मा वी बोल दे रहा हूं, वॉल ऐसे लिख दिया। नॉर्मल स्ट्रेस को मैं दिखा दे रहा हूं इस सिंबल से, सिग्मा एन। अब नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब, नॉर्मल ये इसलिए नाम दिया गया है इसको, मान के चलो यहां पर हमारे पास एक रॉड है। अगर इस रॉड पर, अगर इस रॉड पर, बॉटल दे तो बेटा,
अगर इस रॉड के इस क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से, दो ही हाथ है इसलिए मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, ऐसे दोनों से एक साथ लग रहा है, एक हटा दूंगा तो मोशन हो जाएगी, मोशन अलाउड नहीं है। तो ऐसा अगर लग रहा होगा तो कॉम्प्रेसिव होगा, और ऐसा बाहर की तरफ अगर लग रहा होगा तो टेंसाइल होगा, वो उसका इफेक्ट है एक्सपेंशन। तो नॉर्मल स्ट्रेस में भी सिग्मा टेंसाइल और सिग्मा कॉम्प्रेसिव, क्या नाम दोगे? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। मैं धीरे धीरे तुम्हें सिंबल के टर्म्स में ला रहा हूं, ठीक है ना? अगर तुम्हें नहीं याद हो रहे तो साथ में चाहे लिख लेना। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, दोनों किसके पार्ट है? नॉर्मल स्ट्रेस। व्हाई नॉर्मल? बिकॉज नॉर्मल स्ट्रेस में फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर टू एरिया होता है, दैट्स व्हाई। बहुत बढ़िया। तो मैं इनके दोनों के फिगर बना रहा हूं यहां पे। फिक्स कर देते हैं चलो यहां से आसानी के लिए। अब क्या किया देखो, यहां से फोर्स बाहर की तरफ लगा, बाहर की तरफ लगा तो टेंसाइल फोर्स लगा, टेंसाइल फोर्स। तो फॉर्मूला क्या हो गया? सिग्मा टी इज इक्वल्स टू एफ टी अपॉन एरिया। एरिया, एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शन। कितना होता है वो? पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बाय 4 अगर डायमीटर दिया होगा तो, राइट? यहां पे भी कोई अलग कहानी नहीं है भाई, अगर ये नहीं होगा तो दोनों साइड से दिखा सकते हो आप पिक्चर को। मैंने यहाँ पे सीलिंग दिखा दी है, ठीक है? ये लगा दिया कॉम्प्रेसिव। कॉम्प्रेसिव क्या लगाया? कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो ये क्या फॉर्मूला हो गया? सिग्मा कॉम्प्रेसिव इज इक्वल्स टू कॉम्प्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका एक बड़ा फेमस एग्जांपल है इसका। इसका एक एग्जांपल ये भी है, और करके मैं यहां लिखवा दे रहा हूं, कि अगर एक रॉड है और उसको ऐसा डाउनवर्ड लटकाया हुआ है, ठीक है? तो यहां पर mg इटसेल्फ फोर्स है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? mg विच इज फोर्स, एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस हियर। और अंदर की टेक्निकलिटी क्या है वो सब क्वेश्चन करते करते ही बन सकती है। शीयर, शीयर स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस कैसा होता है देखने में? ये चेंज इन ओरिएंटेशन करता है, चेंज इन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का क्या मतलब समझो, कि मेरे पास एक बुक है, लेट्स से मेरे पास एक बुक है जो ऐसी रखी हुई है, आपके टेबल पे रखी हुई बुक, आपके टेबल पे रखी हुई है बुक। मैं यहां पर ऐसे ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं, सरफेस पे लगा है फोर्स, फोर्स। तो मेरे लिए कौन सा एरिया काम का है? ये वाला एरिया काम का है। अब ये फोर्स जो लगा है ये एकदम टॉप सरफेस पे लगा है, तो इसलिए इस स्ट्रेस का नाम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी होता है, क्योंकि फोर्स यहां पर टेंजेंशियल लग रहा है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। सिंबल इसका टी से याद रखो, सिंबल इसका अगर अकेला कोई सिंबल देना चाहो तो वो टाउ है। टाउ इज द सिंबल ऑफ शियर स्ट्रेस। ये जनरलाइज सिंबल है स्ट्रेस का, ये जब मैं स्पेसिफिक होता जा रहा हूं। शियर स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कैसा? कुछ नहीं, ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं पानी में डाल दूं
ये पानी का टॉप सरफेस है। स्टैंडर्ड जो हायर एकेडमिक्स के ऑथर्स होते हैं वो इस सिंबल का यूज करते हैं टॉप सरफेस को दिखा बताने में। वो ऐसे बच्चों की तरह डॉट डैश डैश नहीं करते। इसका मतलब है टॉप सरफेस। टॉप सरफेस का मतलब ये हो गया बेटा कि अब यहां पर हमें मालूम है, वैसे तो फ्लूइड्स में हम इसको देखेंगे, हर तरफ से प्रेशर लग रहा है। इस पे प्रेशर हर तरफ से लगता है। तो बेसिकली सिग्मा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज नथिंग बट प्रेशर इटसेल्फ, फोर्स पर यूनिट एरिया। आएगा। इसकी तो मेन स्टडी फ्लूइड्स ही हो गई ना, इसीलिए ये आपको तीन जगह दिखेगा। एक यहां, एक तो सॉलिड में दिखता ही है क्योंकि स्ट्रेस का नाम है तो इसलिए यहां पे आ जाता है। दूसरा ये फ्लूइड में दिखेगा और तीसरा ये साउंड वेव्स में दिखेगा, बिकॉज एयर भी तो फ्लूइड ही है और एयर के कॉम्प्रेशन होने की कैपेबिलिटी से ही तो साउंड चलती है आगे। तो तीन जगह दिखेगा, इसलिए बल्क नाम से आता है वहां पे। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल आगे देखते हैं क्या क्या भाई इसकी इसकी क्या क्या रीडिंग कर लेनी है थ्योरी। shear force and this area, बिल्कुल है, बिल्कुल है फॉर्मूला। क्या क्या चीजें रीड करनी है, कुछ एक पॉइंटर्स डाल लो जो तुम्हें खुद से रीड करना है। इलास्टिक लिमिट, कॉमा, परफेक्टली कहीं पॉइंटर डाल के ऐसे बना लो, कुछ एक 4-5 पॉइंट्स लिखवा रहा हूं मैं, मतलब नाम लिखवा रहा हूं बेसिकली बस। इलास्टिक लिमिट, परफेक्टली इलास्टिक, कॉमा, इलास्टिसिटी, कॉमा, पार्शियली इलास्टिक, कॉमा, परफेक्टली इन इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, इनकी जस्ट रीडिंग, अरे बस यही सब होता है। इलास्टिक लिमिट क्या मतलब, जिसके आगे बॉडी वापस अपनी पोजीशन को रीगेन करना बंद कर देती है, ऐसी सब चीजें हैं ये। ठीक है, प्योर प्लास्टिक मतलब, प्योर इलास्टिक मतलब वो पूरी की पूरी रीगेन कर रही है। इन इलास्टिक मतलब पूरी रीगेन नहीं कर रही है। प्योर प्लास्टिक मतलब कि वो पूरी की पूरी जितनी खुल गई उतनी की उतनी रुक गई, वापस नहीं आ रही। तो इसको एक स्टैंडर्ड तरीके से थ्योरी में लिख डालना। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना इसमें अपना टाइम नहीं देना चाहता। हमने पढ़ा स्ट्रेस, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन का सिंबल होता है एप्सिलॉन। मैं बोल रहा हूं नाम, लिख रहा हूं सिंबल, तो ध्यान रहे हैं बेटा। एप्सिलॉन स्ट्रेन। तो जितने तरह के स्ट्रेस उतने तरह के स्ट्रेन। मेंटल स्ट्रेस तो मेंटल स्ट्रेन, बट हमारी प्रॉब्लम है कि हम अभी यहां मटेरियल्स पर है। मेंटल स्ट्रेन कैसे होते हैं देखो, अगर किसी के पास मेंटल स्ट्रेस है, जो कि नाउ डेज बहुत कॉमन हो गया है, मेंटल स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन का मतलब हो गया रिजल्ट, स्ट्रेस का मतलब क्या है कि जो कंडीशन अप्लाई हो रही है। रिजल्ट क्या आएगा? उसके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? मटेरियल की डायमेंशंस में चेंज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेन का जो जनरलाइज, अच्छा ऐसे स्ट्रेस का जनरलाइज फॉर्मूला क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया, बताया था ना, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका है चेंज इन डायमेंशन
अपॉन इनिशियल डायमेंशन। ये मैं जनरलाइज फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, नॉट फॉर स्पेसिफिक एनीथिंग। अब आते हैं जरा स्पेसिफिक होते हुए। यहां से स्ट्रेन है भैया शुरू, तो मैं यहां पे लाइन मार दे रहा हूं ऐसे, ठीक। टेंसाइल अगर बॉडी देखो खींच रही है, अब मैं, आप अलग फिगर बनाओगे, मैं उसी में करने जा रहा हूं, ठीक है। आप एक फिगर अलग बनाओगे, मैं यहाँ पे ऐसी ऐसी ब्रांचिंग यहां भी कर दे रहा हूं, ऐसी ब्रांचिंग यहां भी कर दे रहा हूं। तो ये कौन सा हो गया, नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन में दो पार्ट, कौन कौन से, कॉम्प्रेस टेंसाइल स्ट्रेन एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, बहुत बढ़िया। ऐसे यहां पे शीयर स्ट्रेन, ठीक है, और ऐसे यहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मैं यहाँ पे कोई सिंबल नहीं यूज कर रहा हूँ, सिंबल वैसे शीयर स्ट्रेन का सिंबल थीटा होता है, थीटा। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मैं एप्सिलॉन वी लिख दे रहा हूँ। अब देखो, मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, आप यहाँ फिगर बनाओगे, ठीक है। मैं यहीं पे कर रहा हूँ। टेंसाइल है तो होगा क्या, देखो बॉडी की लेंथ आगे खिंच जाएगी थोड़ी सी, खिंच गई। आप इस कंबाइन फिगर को बनाओगे, अलग अलग कंबाइन को ही बनाना, तो कितनी लेंथ में चेंज आया बेटा, इतना चेंज आया, डेल्टा है। वो बदलेगा, पर अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। वॉल्यूम तो फिक्स है ना, एरिया तो बदलेगा ही। बट स्ट्रेन ने इसकी बात ही नहीं की। स्ट्रेन ने क्या बोला, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कितनी थी ओरिजिनल लेंथ, ये थी ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ एल आई। चेंज इन लेंथ का मतलब हो गया एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। क्या आप इस फिगर से ये समझ पा रहे हो, आपको वही फिगर यहां करना है। यहां पे क्या होगा, कॉम्प्रेस कर रहे हैं हम लोग, कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो ये कॉम्प्रेस हो गया। चेंज इन लेंथ ऑब्वियसली यहां पे चेंज इन लेंथ नेगेटिव है, बिकॉज फाइनल लेंथ छोटी हो गई। तो यहां पे भी क्या होगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल, बट ये पूरा का पूरा फॉर्मूला नेगेटिव आ जाएगा। मेक सेंस। और ये किसके इक्वल चल रहा है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन के इक्वल है। ये किसके इक्वल चल रहा है, टेंसाइल स्ट्रेन के इक्वल है। एक एक बात आराम से डाइजेस्ट करते हुए। अब बेटा इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो जरा। जैसे आप ये फोर्स लगाओगे, ये ऊपर वाला फोर्स जैसे लगाओगे, ये बॉडी ऐसे 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 ऐसी फाइनली बनेगी। समझ पा रहे हो, मेरे पास एक बुक है मोटी सी, अपनी ऐसे ले लो, उसको ऐसे ऊपर से दबाओगे ना, यही बनेगा। ये है थीटा, मैं इसको अलग से बना ले रहा हूं, थीटा एक्स एच। तो यहां से टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस मींस एक्स बाय एच। ये क्या आया, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया, ओ सॉरी शियर स्ट्रेन है। कितना, इस डायमेंशन में गया, हाइट तो नहीं चेंज हो रही है, ठीक है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम।
ओरिजिनल वॉल्यूम कैसा दिखेगा, फिगर कैसा दिखेगा, ये है। आप एक बहुत बड़ी बॉल को पानी के बहुत अंदर ले गए, बहुत हाई प्रेशर होगा, बहुत हाई कंप्रेशन होगा, हर तरफ से पिचेगी, हर तरफ से, तो ये कुल मिला के कुछ टाइम बाद इतनी सी रह गई। तो फाइनल वॉल्यूम क्या है बेटा, छोटा है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम का क्या मतलब हो गया, हाँ सेम है क्या, ये स्फेयर है, हाँ। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन वी इनिशियल। ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव है क्या, बिकॉज फाइनल वॉल्यूम तो छोटा है। और फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, 4/3 पाई फाइनल आर क्यूब, ऐसे ही इधर 4/3 पाई आर इनिशियल क्यूब, और यहां भी इनिशियल क्यूब। ये मैंने जो बता दिया ये कैलकुलेशंस में काम आएंगी बेटा। देख रहे हो चैप्टर का एक फ्लो चार्ट बन रहा है साथ साथ। थोड़ा सा शेयर स्ट्रेस के बारे में और बताना चाहूंगा। मान के चलो जैसे ये रॉड है, ये एडिशनल बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन खींची हुई है, एक फोर्स अगर इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, ये एक दूसरे की लाइन में नहीं है फोर्स ये, आप देख रहे हो इसको बेटा। इस इफेक्ट को शेयरिंग बोलते हैं। अभी तो मैं तो यहाँ सिंगल दिखा रहा था ना, यहाँ मैंने डबल दिखाया, लेकिन ये भी शेयरिंग ही है। सीजर कटिंग नहीं करती, शेयरिंग करती है। तो जब हम जा रहे हैं ना कहीं पे, हम बोलते हैं, हम भी यहाँ सैलून बोलते हैं कटिंग कर दो, इट्स नॉट अ प्रॉपर राइट टर्म, शेयरिंग है। कटिंग क्या होती है, आपने कभी बीटल नट कटर देखा है, वो या वायर कटर, वो एकदम ऐसे गिरता है, जैसे नाइफ से आप उसको कट करते हो वेजिटेबल्स को, तो वो चॉपिंग बोर्ड पे सीधा गिरता है, वो कट हुआ। शेयरिंग मतलब ऐसा, ठीक है। कॉपी करो इसे। हो गया। अब जितने भी स्ट्रेस हैं और जितने भी स्ट्रेन है, इन सब को अच्छा मैं केस ले रहा हूं। ये एक रॉड है और इसके आगे एक बहुत बड़ी सी डिस्क है, इतनी मोटी थिकनेस है उसकी, और ये उसके सेंटर में लगी हुई रॉड है, डिस्क है। और उस रॉड को मैंने इससे यहाँ चिपका दिया वॉल से। समहाउ आप में बहुत पावर है, आपने उस डिस्क को पकड़ के थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ठीक है। इन सब में से किस कैटेगरी के अंडर में जाएगा वो, शेयरिंग में जाएगा, ठीक है। ऐसा केस एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक, तो कहीं पता ही ना चले। और नेक्स्ट क्लास में जो मैं 12th वाले में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लूंगा ना, वहां मैं इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि वहां पे वायर में शेयरिंग ही होगी, ठीक है। नाउ सी बेटा, अब है हमारे सामने हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या करेगा,
ये जितने भी तरह के, ये स्ट्रेस का रिलेशन इस स्ट्रेन के साथ देगा। अगर इस स्ट्रेस का रिलेशन इसके साथ देगा तो वो इसका रिलेशन इसके साथ भी देगा, इसका रिलेशन इसके साथ भी देगा, सबका रिलेशन देगा। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दैट इज हुक्स लॉ, HOKKE वाला हुक। तो हुक्स ने बोला सिग्मा directly proportional to strain, just like in current electricity V is directly proportional to I। सिग्मा की प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो एक मटेरियल कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होगा यंग्स, या नहीं यंग्स नहीं, खाली मॉडुलस। अभी आप इसको E लिखना या Y मत लिखना, E पहले समझ लो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये एक हॉट एरिया है, इसको समझना जरूरी है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहां देखे तो V इज इक्वल्स टू R टाइम्स I। ये सीधा सीधा क्या बताता है? सबसे पहले इसका मीनिंग समझना है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन की कैपेसिटी को बताता है। किसी मटेरियल की कितनी रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन है अंडर गिवन फोर्स, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन अंडर गिवन सिचुएशन, यू मे राइट अंडर गिवन सिचुएशन। तो मेरे पास अगर ये रॉड है तो अगर मैं इसको नॉर्मल स्ट्रेस के अंडर में लाऊंगा तो ये हो गई सिचुएशन नंबर 1। मेरे पास एक रॉड है, मैं इसको नॉर्मल स्ट्रेस की कंडीशन में लाऊंगा, ये हो गई सिचुएशन नंबर 1। मेरे पास ये रॉड है, मैं इसको शियरिंग की कंडीशन में लाऊंगा, अभी शियरिंग देखा ना, ये हो गई सिचुएशन नंबर 2। मेरे पास ये रॉड है, मैं इसको पानी में ले गया कई किलोमीटर अंदर, सिचुएशन नंबर 3। तो जब सिचुएशन नंबर 1 होगी तो ये E को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, सिंबल इज कैपिटल Y। जब सिचुएशन नंबर 2 होगा उस केस में इसको बोलते हैं शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सिंबल इज कैपिटल G। और जब सिचुएशन नंबर 3 होगी इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। उसमें इसको बोलेंगे K। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये तीनों के तीनों यही तो है, और ये यही तो है, और ये मटेरियल को दिखाने के लिए आता है, मतलब ये तीनों मटेरियल की वैल्यूज होती है। ठीक है, कभी कभी बच्चों को लगता है कि ये आगे जाके के एयर और पता नहीं किस किस चीज की, ये मटेरियल की वैल्यू है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन अंडर गिवन सिचुएशन, resistance to deformation of what? Of any material. You may add on there.
रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन ऑफ एनी मटेरियल अंडर गिवन सिचुएशन। आप खुद सोचो ना कि आप अगर खड़े हो और आपको किसी ने सामने से ऐसे पुश किया एकदम फ्रंटवर्ड, तो आपका रेजिस्टेंस सामने ही तो होगा। आपका आपको किसी ने साइड से धक्का दिया तो आप साइड से रेजिस्ट करोगे। तो रेजिस्टेंस जितने तरीके का होगा, रेजिस्टेंस उतने तरीके का यहां पर मटेरियल वैल्यू है। ठीक है। यंग्स बताता है कि अगर किसी मटेरियल को नॉर्मली टेंसाइल और कॉम्प्रेस करेंगे तो मटेरियल जो अपोजिशन देगा उसकी वैल्यू ये है। ये बताता है कि अगर मटेरियल को शियर स्ट्रेस के अंदर में डालोगे तो मटेरियल जो रेजिस्टेंस देगा वो ये वैल्यू। ऐसे ही पानी में डाया फ्लूइड में डालेंगे तो ये होगी। अब एक बात बताओ, कहानी कितनी आसान हो गई है जरा देखना। कितने तरह के स्ट्रेस थे बेटा? 3 थे ना। मैं तीनों कैटेगरी बना ले रहा हूं। तो नॉर्मल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव टेंसाइल नहीं लिख रहा, इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस टाइम नॉर्मल स्ट्रेन। इज दिस फॉर्मूला वैलिड फॉर फर्स्ट कैटेगरी? वो लेफ्ट साइड वाले को मैंने कंपेयर कर दिया पूरा। तो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4। ये एज इट इज, दिस इज चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ। एंड व्हाट इज चेंज इन लेंथ? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। बच्चे इसमें से किसी भी एक चीज को पूछ लेगा, बस वो बाकी सब देखे। ये क्या है? ये नॉर्मल वाला स्ट्रेस का नॉर्मल स्ट्रेन से रिलेशन है। ये नॉर्मल स्ट्रेस का नॉर्मल स्ट्रेन से रिलेशन है। सॉरी बेटा, फिर किसका था बताओ मुझे सोच के। शियर स्ट्रेस का शियर स्ट्रेन से। शियर स्ट्रेस वाज टाउ, शियर स्ट्रेन इज थीटा, बट प्रोपोर्शनैलिटी है इसकी जगह टाउ, इसकी जगह थीटा। ये जनरलाइज है, ये नाम नहीं है किसी का। इसकी जगह जी। दिस इज व्हाट tan थीटा x by h। टाउ फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा एरिया? नॉट क्रॉस सेक्शन, एरिया अंडर द फोर्स। टेंजेंशियल एरिया, टेंजेंशियल एरिया, टेंजेंशियल फोर्स। खाली थीटा का कोई सेंस बनेगा बेटा? इधर तीसरी कैटेगरी क्या थी भाई? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल्स टू के टाइम्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज नथिंग बट प्रेशर विच इज फोर्स अपॉन एरिया। अगेन के change in volume by original volume which is negative. Change in volume V final minus V initial. What is V final? 4 by 3 pi r final cube, 4 by 3 pi r initial cube। कोई भी एक चीज पूछ लेगा। एक बार वीडियो देख बेटा, चल रही है? डन। Have you done with this? चलो कुछ करते हैं, मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं पर करते हैं।
फिर देखेंगे, हेडिंग बाद में देंगे उसकी। एक पहले मैं कुछ बता दूं, फिर आज जाते हैं उस पर। देखो बेटा, किस मटेरियल की, मटेरियल 1 मटेरियल 2 की ग्राफ दी है, किसकी डिफॉर्मेशन, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? हाँ, दो वायर है और अलग अलग मटेरियल की है, दोनों पर सेम फोर्स लग रहा है। थीटा ज्यादा होने का मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होने का मतलब उसका स्लोप ज्यादा है, तो जिसका वो ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन ज्यादा है। क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? हाँ, आते रहते हैं सब। नाउ मैंने एक बात कही थी बहुत पहले, पोटेंशियल एनर्जी उन्हीं चीजों के लिए डिफाइन होती है जिसके पास एनर्जी को स्टोर करने की कैपेबिलिटी है। बिल्कुल सही। मेरे पास एक आयरन स्केल है 30 सेंटीमीटर वाला, बहुत खेला है बचपन में, ऐसे किसी के ऐसे बैक पे करके ऐसे ऐसे मारते थे दोस्तों के। मैंने तो मारा नहीं, मैंने तो पीछे खींचा है, एनर्जी दी, उसने स्टोर किया, मैंने तो बस छोड़ा है, गया। मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो यहां पे वो टॉपिक आएगा, ठीक है? नाम बाद में देंगे बेटा, मैं इसको उस तरीके से कराऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैं इसको कितने सिंपल वे में ले रहा हूं, जरा देखना, तुम्हें ये बहुत आसान लगेगा। देखो बच्चों, तो भाई स्प्रिंग हम लोग जानते हैं ना, सबसे मैकेनिकल ऐसा कोई भी इक्विपमेंट जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, पहली चीज हमारे सामने स्प्रिंग आती है। तो स्प्रिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मुझे मालूम है, ठीक है ना, आपको भी मालूम है। और स्प्रिंग के पास जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या ये भी बात मालूम है? बहुत बढ़िया। क्या हमें के मालूम है? हाँ, स्टिफनेस है। एक्स मालूम है? हाँ, मीन पोजीशन से डिस्टर्बेंस है। पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा नहीं रखना है यहाँ पे, मीन पोजीशन से डिस्टर्बेंस है। यहां से कंपेयर करना, स्कूल बुक में जो होता है बच्चों के पास, कैलकुलस वैलकुलस डाल देते हैं उसमें, बड़े आसान से, बड़े आराम से। यंग मॉडुलस वाले का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा नॉर्मल इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस चेंज इन एल बाय एल, राइट? सिग्मा इज फोर्स अपॉन एरिया, y change in length by original length, force is equals to a y by l into delta l, f delta l disturbance change, disturbance change, it means this is k. In rod stiffness is this. Now be aware between stiffness and resistance to deformation. There are different things. स्प्रिंग में जो स्टिफनेस है वो यहां पर स्टिफनेस नहीं है, स्टिफनेस यहां पे ए वाई बाई एल हो जाएगा। बट यंग्स मॉडुलस क्या था? रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। कितनी कमाल की ऑब्जर्वेशन बेटा, आराम से लिखियो, देखते जरा, हम पहले ऑब्जर्व कर ले यहाँ पे। कितनी एक कमाल की ऑब्जर्वेशन यहां से निकल रही है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी छोटी रॉड होगी ना
उसको डिफॉर्म करने के लिए उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सोच के भी देखो, बड़ी रॉड है तो आप ऐसे तोड़ दोगे, छोटी रॉड को नहीं तोड़ पाओगे। और सेम यही कॉन्सेप्ट स्प्रिंग में लगेगा जी, सेम यही कॉन्सेप्ट स्प्रिंग में लगेगा कि अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है, उसका लेंथ L है, स्टिफनेस K है, तो अगर मैं इसको तोड़ दूं दो स्प्रिंग में, जिसमें L/2 और L/2 हो जाए, तो K जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। यही से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ये हॉट एरिया है, ये रॉड के, चाहे रॉड यहां पे आप स्प्रिंग की जगह रॉड रख लो तो भी बात यही है। और ये अगर के इक्वल है तो यहां से देखा जाए तो के भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, और वो तो हमने यहां देख ही लिया। एक्स चेंज इन लेंथ है, के स्टिफनेस है, ए वाई बाय एल स्टिफनेस है रॉड के अंदर, स्प्रिंग का स्टिफनेस के है। यहां पे मैं ये स्प्रिंग से कंपेयर कर रहा हूं, मैं इधर स्प्रिंग है, इधर मैं रॉड को कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि इलास्टिसिटी दोनों में है। शाबाश, मैंने कहा था शॉर्ट में चीजें खत्म हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। कमाल अब शुरू होगा, देखो ये फोर्स कैसे लिख दिया, देखो कितनी बड़ी गलती। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी रॉड के केस में कितनी हो गई, हाफ। के की जगह क्या है बेटा, ए वाई बाय एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी है रॉड के अंदर। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला तुम्हें याद रखने की जरूरत है? ये सीधा का सीधा हो रहा है, यूं का यूं। बट वो उनका पेट भरता नहीं है खाली पोटेंशियल एनर्जी में, वो बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी बताओ, क्योंकि वॉल्यूम में आती है एनर्जी डेंसिटी। तो ऐसा बोला गया कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कर दो, इधर भी और इधर भी कर देते हैं, तो हाफ ए वाई बाय एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ। मैंने दोनों साइड एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई किया। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ ऊपर है ए वाई, नीचे है ए, एल और एल, एल का स्क्वायर, और ऊपर है डेल्टा एल स्क्वायर। ये कैंसल, ये बन गए स्ट्रेन का स्क्वायर, एंड ये बन गया एनर्जी डेंसिटी। मैं किसी भी मूवमेंट इसे कैपेसिटर और इंडक्टर से कंपेयर कर सकता हूं, सारी चीज वही हो रही है, अगर तुम गहराई से देखेगी तब। तुम थी उस क्लास में जब मैंने बहुत सारी चीजों की एनर्जी लिखी थी? एनर्जी डेंसिटी तो हाफ दिस इंटू दिस स्क्वायर। और अगर मैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है दिस इज इक्वल्स टू दिस टाइम दिस, तो अगर मैं स्ट्रेन, अगर मैं यंग्स को यहां से हटाना चाहूं, यंग्स को, तो मैं क्या बोलूंगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। रिप्लेस करते हैं यहाँ पे बेटा, हाफ इंटू, यहाँ की जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर, दिस कैंसल, हाफ टाइम्स सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, अनदर फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी का अनदर फॉर्मूला। ठीक है,
और ऐसे ही अगला भी बन जाएगा हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय यंग्स। 3 फॉर्मूले बन गए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये, फिर इंपॉर्टेंट है ये है लीस्ट इंपॉर्टेंट। ये हो गया बेटा। एक छोटी सी टर्म है जिसका नाम है पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो होता क्या है ये? आपके पास एक रॉड है, आपने उसकी लेंथ को खींचा तो वो ऐसी हो गई। ऑब्वियसली जो बात आपने शुरू में कही थी कि सर ये भी तो कम हो गया, एक एंड से फिक्स कर दें। चलो अब सोचो, ठीक है, खींचा तो अब यहाँ पे देखो लेंथ तो बड़ी है ना, lateral strain by longitudinal strain is called Poisson ratio. Symbol is mu. What is lateral strain? Lateral strain is initial diameter, final diameter. So lateral strain is what? Change in diameter upon initial diameter. What is change in diameter? D final minus D initial. Always negative. खींचोगे तो always negative. So lateral strain is always negative. What is longitudinal strain? You know very well, beta. Change in length by original length. Length is L final minus L initial by L initial. अब एक टॉपिक बचता है जिसका नाम है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस हीट सेक्शन के अंदर जाता है, उसको हीट सेक्शन के अंदर पढ़ना चाहिए क्योंकि वो मटेरियल की थर्मल कैपेबिलिटी है, हीट से रिलेटेड कैपेबिलिटी है। ठीक है, इसको स्टॉप करो।